ल्हासा की ओर तिब्बत की यात्रा का दूसरा पार्ट। इसके पहले हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे। अब यहाँ से देखते हैं, लेखक जब उन पहाड़ों की चोटियों पर पूरी तरह से चढ़ गया, उसके बाद में फिर जब वो उतरने लगा तो वहाँ की बात हो रही है, लेकिन उतराए बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दो अक्किन रास्तों, यानी जहाँ से दो रास्ते एक साथ निकलते हैं, ऐसे रास्ते की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब मैं जोर देने लगता तो वह और भी सुस्त हो जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लटक्योर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव के से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, अब सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लटकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया था, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। वहाँ का एक खाने का एक प्रकार का विशेष व्यंजन होता है। आगे देखते हैं। हाँ, अब हम तिहड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिहरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े से ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का कंडा बना देते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही कंडे बांट लो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल सकते हैं। हाँ, चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति ने अपरिचित तिहड़ी में भी ये, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इस जागीरों का हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेज जाता और जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता।
शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, यानी बड़े ही शालीन और सभ्य पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। जहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित हाथों द्वारा लिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा, जो आदमी उनसे मिले थे वो बहुत ही सभ्य थे, वह बहुत प्रेम से मिले। चूँकि भिखारियों में भेजते तो उन्होंने सोचा कि उन्हें ऐसी औपचारिकता मेरे साथ नहीं करनी चाहिए थी, परंतु अच्छे व्यक्ति हर सबके साथ अच्छे से ही व्यवहार करते हैं। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिखित हाथों द्वारा लिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। अब लेखक कहते हैं कि मेरा आसन वहीं पर लगा। भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन हस्तलिखित पोथियों को पार करके लेखक अपने आप को बिल्कुल उन्हीं पोथियों में आत्मसात कर चुका था, पूरी तरह से उसमें लिप्त और डूब चुका था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी उसमें तल्लीन था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिहरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता आदि चीज़ों का इस पाठ में बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। और अपरिचित स्थान पर भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जिनमें मानव गुणों की मानवता विद्यमान होती है। आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।